सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम अपने डिबेंचर वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इशू ऑफ डिबेंचर का जितना भी कैटेगरी था, बेसिकली शेयर्स में हम लोग दो ही केस पढ़ते थे, पार प्रीमियम, पर डिबेंचर में तीन केस कवर है। मतलब डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा डिबेंचर और बॉन्ड में डिफरेंस बता दिया, और जो छोटे मोटे बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये भी कॉमन ही टॉपिक है, ये आपने शेयर में भी कर रखा है, डिबेंचर में भी है। बट हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि अदर देन कैश में एक कंपनी चाहे तो शेयर भी इशू कर सकती है और डिबेंचर भी इशू कर सकती है, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन आता है आपका। तो जो आपने वहाँ समझा था वही चीज़ यहाँ भी है, कुछ अलग चीज़ नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी इसको कवर करा दूँ। तो देखो, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में क्या कवर करना है आपको। देखो यहाँ नोटेड भी है, जस्ट लाइक शेयर्स डिबेंचर्स में ऑल्सो बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, वो सर्कमस्टांसेस क्या क्या है वो एक बार देख लो। तो पहला सर्कमस्टांसेस है कि प्रोमोटर, कई बारी मेनली प्रोमोटर शेयर्स ही मांगते हैं, बट कभी कभी प्रोमोटर्स को डिबेंचर भी दिया जा सकता है अगर वो डिमांड करते हैं। तो प्रोमोटर कौन है, वो होता है, हम लोग पहले बात कर लिया था, प्रोमोटर वही है जो कंपनी का फाउंडर होता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाता है, वही प्रोमोटर है। तो अब देखो, इनको जब डिबेंचर इशू करते हैं ना, तो एंट्री कैसे पास करते हैं, सेम शेयर के जैसा ही इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट करेंगे एंड टू प्रोमोटर्स अकाउंट, प्रोमोटर्स को क्रेडिट कर लेंगे, और फिर बाद में प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब जितना परसेंट का डिबेंचर है, 8% है, 10% है, जितना भी परसेंट है, ये तो डिपेंड करता है कि कंपनी ने कैसा डिबेंचर, किस क्लास ऑफ डिबेंचर इशू किया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ भी अंडरराइटर होता है, जैसे शेयर में अंडरराइटर होता है, डिबेंचर्स में भी अंडरराइटर्स होते हैं, क्योंकि डिबेंचर भी इशू लाया जाता है और उसको भी बेचना कंपलसरी होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि कम से कम 75% डिबेंचर आपका सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, वरना उसका भी इशू आपका फेल माना जाएगा सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से। तो अंडरराइटर्स एक ब्रोकर ही है जो अपने कमीशन के बदले में डिबेंचर भी मांग सकता है आपसे। तो उसके लिए क्या एंट्री करोगे, तो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट पहले कर लेना, उनको पहले क्रेडिट कर लेना, फिर जब उसको डिबेंचर इशू करोगे तो ये एंट्री करना, अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, जो जितने परसेंट का है, 10%, 8%, 12% डिबेंचर अकाउंट, ये एंट्री करोगे। ठीक है, अब आते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो मेरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर्स। अब वेंडर्स को जो हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं, तो दो तरह का वेंडर है। एक तो ऐसा जिससे कोई मशीनरी या प्लांट खरीदा है उसके लिए, एक स्पेसिफिक एसेट्स के रिगार्डिंग, या फिर पूरा का पूरा बिजनेस ही खरीद रखा है और बदले में हम लोग एज अ परचेज कंसिडरेशन शेयर्स कैश के साथ साथ डिबेंचर भी दे सकते हैं। देखो क्या है इसका, और यहाँ पे जो डिबेंचर इशू करोगे ना, वो वेंडर को पार पे भी कर सकते हो, प्रीमियम पे भी कर सकते हो, डिस्काउंट पे भी कर सकते हो। हमारे यहाँ तीनों चांसेस बन सकते हैं। तो चलिए इसका एंट्री कैसे होगा। सबसे पहले एंट्री परचेज का, बिजनेस जो परचेज करोगे उसका एंट्री क्या करोगे पहले वो देख लो। तो ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट इंडिविजुअली, सबका नाम लिखोगे, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर जो भी है उसको डेबिट करते चले जाना। किस वैल्यू पे करोगे ये ध्यान रखना, एग्रीड वैल्यू पे, ना कि बुक वैल्यू पे। जितने पे वैल्यू थे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है वैल्यू के रिगार्डिंग तब तो बुक वैल्यू ले लेते हैं, अदरवाइज एग्रीड वैल्यू लेते हैं। ठीक है, फिर सन्ड्री लायबिलिटी को क्रेडिट कर देना, वहां भी इंडिविजुअली करोगे एग्रीड वैल्यू पे, साइलेंट है तो बुक वैल्यू पे। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपने जो एसेट्स खरीदा है, ठीक है, और जितना लायबिलिटी खरीदा, दोनों का नेट जो भी वैल्यू निकल के आया उससे ज्यादा आप देने को तैयार हो, तो जितना देने को तैयार हो पैसा वो आता है वेंडर्स अकाउंट में। अब मान लो क्रेडिट का टोटल इस एसेट से ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब कि आप बिजनेस का जो एक्चुअल वैल्यू है उससे ज्यादा पे करने को तैयार हो। तो जब ज्यादा पे करते हैं तो उसके लिए क्या नाम हम लोग यूज करते थे, गुडविल। क्या डेबिट हो जाएगा, गुडविल। कम पे करोगे तो कैपिटल रिजर्व, ये हम लोगों ने पहले ही बात किया, वही एंट्री यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, आगे सेम केस जो कि यहाँ लिख भी दिया है कि जब परचेस कंसिडरेशन कम होता है नेट एसेट से, तो कैपिटल रिजर्व, उसका एंट्री कैसे होगा, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू वेंडर अकाउंट एंड टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। अब या तो गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा,
मोस्ट ऑफ द केसेस में गुडविल ही आता है, ठीक है, क्योंकि पुरानी बिजनेस होती है तो कुछ ना कुछ गुडविल तो उसका होता ही है। ऐसा बहुत कम चांस है कि कैपिटल रिजर्व निकल के आए। अच्छा, एक बेसिक एंट्री यहां पे देख लो, जब इशू करते हो डिबेंचर पार पे तो क्या एंट्री पास करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अगर उनको प्रीमियम इशू करते हो तो क्या एंट्री पास करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब डिबेंचर अकाउंट भी 8% 10% जो भी क्लास है वो यहाँ पे मेंशन होगा, ठीक है। अगर डिस्काउंट पे इशू करते हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक तरह से कैपिटल लॉस होता है तो ये डेबिट होता है। चलिए इसको फटाफट से देख ले एक एग्जांपल के सहारे। आपके बुक का एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने तीनों केस ले लिया, पार भी, प्रीमियम भी और डिस्काउंट भी। एक कंपनी है जिसने एसेट परचेज किया है, बुक वैल्यू उसका 9,90,000 है फ्रॉम अदर कंपनी। यहाँ पे एक लगता है प्रिंटिंग एरर है, अदर कंपनी के बाद फुल स्टॉप है और यहाँ पे इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाई इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, ठीक है। डिबेंचर कितना है, 11% के रेट से। Assume that the debenture have been issued at par, at premium of 10% and at discount of 10%। तीनों केस में क्या एंट्री बनेगा, तो देखिए पहला तो एसेट जो खरीदे हो उसका एंट्री कर लो, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर 9,90,000। अब जब उसको पेमेंट करेंगे तो तीनों सिचुएशन में करते हैं एक एक करके, तो पहले करते हैं पार का केस। पार में पेमेंट करोगे तब तो सेम वैल्यू पे करोगे, सीधा सीधा करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर 9,90,000 9,90,000, 10 रुपए का डिबेंचर था, पे कर देंगे इसको। जब प्रीमियम पे करेंगे तब यहां भी इंपॉर्टेंट है, जितना भी पेमेंट करना पड़ता है ना, जैसे 9,90,000 पेमेंट करना है तो उसको डिवाइड कर दोगे, 100 का तो डिबेंचर है, अगर प्रीमियम है तो +10 से, अगर डिस्काउंट है तो 9 लाख जितना पेमेंट करना आपको 9,90,000 डिवाइडेड बाई 100 -10। तो ये फॉर्मूला याद रखना। चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ डिबेंचर निकालते हैं, जैसे शेयर में करते हैं तो वही काम यहाँ भी करेंगे। जब प्रीमियम में पे कर रहे हैं तो क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये तो रहा एंट्री। अमाउंट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ वर्किंग देख लो, मैंने यहीं पे वर्किंग दिखा दिया है। कितना पेमेंट करना, 9,90,000 डिवाइडेड बाई 100 का डिबेंचर है प्लस प्रीमियम तो 110 हो गया, तो 9,90,000 डिवाइड बाई 110 कितना डिबेंचर हो गया, 9,000। अब 9,000 इंटू 100 कर दोगे तो डिबेंचर में आ जाएगा 9 लाख, और 9,000 इंटू 10 कर दोगे तो प्रीमियम में आ जाएगा 90,000, ठीक है। तो एक बार नंबर ऑफ डिबेंचर निकल जाता है तो अमाउंट निकालना ईजी हो जाएगा। थर्ड केस है कि अगर डिस्काउंट पे इशू करते हो तो क्या करोगे, तो डिस्काउंट पे इशू करोगे तो बस डिफरेंस यही है कि जो नीचे में है 100 में प्लस ना होकर माइनस हो जाएगा, जितना डिस्काउंट है वो। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, 9,90,000 डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा, मतलब 11,000 डिबेंचर, और सारा वर्किंग 11,000 के अकॉर्डिंग कर दोगे। चलिए वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर तो 9,90,000 में बात हुआ था, 9,90,000 ही लेगा आपसे, वो कम नहीं होने वाला। डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 10%। नंबर ऑफ डिबेंचर 11,000 आया था, तो 11,000 इंटू 10 रुपीज डिस्काउंट था, तो इंटू 10 करोगे, इंटू 10 वो यहाँ दिख जाएगा, और 11% डिबेंचर में कितना दिखेगा, तो 11,000 डिबेंचर इंटू 90 ऐसे करोगे, ठीक है। तो 11,000 डिबेंचर इंटू 90 वो कितना आता है, 11 लाख आता है। एक सेकंड मैं यहाँ नोट ही कर दूं, 11,000 डिबेंचर हमारा निकला इंटू, नहीं फेस वैल्यू हम लोग चेंज नहीं करेंगे, फेस वैल्यू 100 रुपए का था ना, तो फेस वैल्यू 100 रुपया से ही करेंगे, ये आ जाएगा 11 लाख। और यहाँ पे जो करोगे आप, ये जो अमाउंट लाओगे ये कैसे लाओगे, तो 11,000 डिबेंचर था तो 11,000 इंटू ₹10 कर दोगे, डिस्काउंट का जो अमाउंट है, तो 1,10,000 आ जाएगा आपका। और जब यहां पे करोगे तो 11,000 डिबेंचर इंटू ₹90 ले लोगे, क्योंकि डिबेंचर कितने पे लिए थे हम लोग,
90 पे, तो 11,000 इंटू 90 करोगे तो 9,90,000 आ जाएगा। ऐसे वर्किंग होगा। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं लास्ट एक एंट्री पे। तो लास्ट एंट्री क्या था, आपके क्वेश्चन में देखिए बोला था यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम अगर हो या ना हो तो भी डिस्काउंट के केस हम लोग को मालूम है AS16 बोलता है कि अगर कोई डिस्काउंट वगैरह कोई लॉस होता है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है आपको। राइट ऑफ करते हो किससे, अगेंस्ट प्रीमियम। अगर आपके पास कोई प्रीमियम पड़ा हुआ है तो प्रीमियम से कर लो, प्रीमियम नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ PL से भी आप राइट ऑफ कर सकते हो। तो चलिए हमारे पास थर्ड केस में जो डिस्काउंट वाला केस है, यहाँ पे प्रीमियम तो है नहीं, तो हम लोग किससे राइट ऑफ कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना था हमारा डिस्काउंट इशू पे, 1,10,000। तो एंट्री क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ PL अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1,10,000। ये एंट्री करके राइट ऑफ कर देना, ये लास्ट एंट्री करके शो कर देना होता है। ठीक है, यहाँ पे आके आपका ये केस खत्म हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो एग्जाम में एक्चुअली में आया है। तो कैसा क्वेश्चन आता है आपको आइडिया मिल जाएगा। तो ये देखो CBSE 2017 में क्वेश्चन है, Z लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड। ठीक है, और Z लिमिटेड ने पे किया K लिमिटेड एज फॉलोज। कैसे कैसे पे किया, तो 5,000 पे किया इक्विटी शेयर से ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30% by issuing 1,008% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बैलेंस by गिविंग अ प्रोमिसरी नोट इतना पेबल आफ्टर 2 months। आपको इसको एंट्री में करके दिखाना है। ठीक है, चलिए इसको एंट्री में करके दिखाते हैं, पर उससे पहले PC निकालेंगे, परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। तो जो जो दिया है बस उसको नोट कर दो, आपका PC अपने आप निकल के आ जाएगा। सबसे पहले इक्विटी शेयर था, 5,000 इक्विटी शेयर था, 10 रुपया दाम है, प्रीमियम 30%, मतलब 13 रुपया हो गया। तो 5,000 × 13 65,000 हो गया। 1,000 डिबेंचर है और बोल रहा है डिबेंचर का कीमत है 100 रुपया, पर डिस्काउंट है 10%, तो 90 रुपया हो गया। तो डिबेंचर का वैल्यू हो गया 90,000 और प्रॉमिसरी नोट साफ साफ बोल दिया 48,000 का। तो इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका जो ये वैल्यू निकल जाएगा मशीनरी का, वो 2,03,000 अपने आप निकल के आ जाएगा। अब इसके लिए एंट्री कैसे शो करेंगे, तो वो देख लो यहाँ पे। सबसे पहले मशीनरी खरीदो, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, वेंडर का नाम क्या है, K लिमिटेड, तो नाम लिख दो, तो टू K लिमिटेड 2,03,000 2,03,000। अब इस K लिमिटेड को पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट कैसे करेंगे, तो K लिमिटेड अकाउंट डेबिट 90,000। ठीक है, हम ना यहाँ पे ना आपको सब अलग अलग पेमेंट दिखा है, मतलब शेयर का अलग, डिबेंचर का अलग और बिल्स का अलग। तो पहले यहाँ पे डिबेंचर का ले लिया है, सॉरी पहले यहाँ पे शेयर को ले लिया है। अच्छा, शेयर यहाँ पे है, डिबेंचर यहाँ पे और बिल पेबल यहाँ पे। तो पहले हम लोग शेयर का पेमेंट देखते हैं। तो K लिमिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर कितना था 65,000, K लिमिटेड अकाउंट डेबिट 65,000। इक्विटी शेयर कैपिटल में गया 50,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में गया 15,000। 15,000 कैसे आया, तो आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर 5,000 था, तो 5,000 शेयर इंटू ₹10, 50,000 गया कैपिटल में और 5,000 इंटू ₹3 15,000 गया प्रीमियम में। तो टोटल हो गया 65,000 का पेमेंट। नेक्स्ट डिबेंचर से जो पेमेंट किए वो, तो डिबेंचर कितना इशू किया 1,000, 1,000 डिबेंचर दिए हैं। तो 1,000 डिबेंचर का कीमत फेस वैल्यू तो नहीं कमेगा, फेस वैल्यू 100 रुपया था, पर हम लोगों ने डिस्काउंट दिया था तो डिबेंचर का वैल्यू तो 1,00,000 हो गया, पर एक्चुअल में मार्केट से कीमत कितना है, तो यहाँ देखिए 1,000 इंटू ₹10 10 रुपया है, मतलब 10,000 है। तो जो नेट पेमेंट होगा K लिमिटेड का, उसका नेट मार्केट वैल्यू 90,000 निकल के आएगा, मतलब 1,00,000 माइनस 10,000। और बैलेंस हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है बिल्स, ये बिल्स प्रॉमिसरी नोट से। उसके लिए बिल्स पेबल का एंट्री भी कर सकते हो, दोनों एक ही चीज होता है। ये अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, सीधा सीधा 48,000 नोट कर दो। चलिए अब आते हैं हम लोग का जो डिस्काउंट और इशू डिबेंचर हुआ है उसको हम लोग को राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या प्रीमियम से, अगर अवेलेबल है तो। प्रीमियम हमारे पास अवेलेबल है 10,000 का, शेयर में जो प्रीमियम था। अब देखो प्रीमियम किसी का भी हो सकता है, कहीं भी शेयर प्रीमियम नहीं लिखा जाता, सिक्योरिटी प्रीमियम होता है।
तो शेयर का प्रीमियम हो, डिबेंचर का प्रीमियम हो, प्रीमियम दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। तो राइट ऑफ कैसे करेंगे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। हमारे पास प्रीमियम 15,000 था और राइट ऑफ करना है 10,000, तो आराम से राइट ऑफ हो जाएगा। अगर कम कम पड़ जाता तो हम लोग पीएल अकाउंट से पैसा ले सकते थे। तो यहाँ पे आके आपका ये एग्जाम्पल भी ओवर हो गया। अब एक छोटा सा और एडजस्टमेंट है जो आता है कभी कभी एग्जाम में, रेयरली आता है पर आ सकता है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। देखो कोलैटरल का मतलब होता है सेकेंडरी, साइड बाय साइड। मतलब जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो एक प्राइमरी सिक्योरिटी तो होता है, जैसा बैंक से लोन लेने जाओगे तो एक प्राइमरी सिक्योरिटी तो रखना ही पड़ता है। तो प्राइमरी की सिक्योरिटी तौर पर मान लो कंपनी ने अपना अपना बिल्डिंग रख दिया कि बिल्डिंग प्राइमरी सिक्योरिटी है, अगर आपका लोन हम पे नहीं करेंगे तो अपना बिल्डिंग बेच के पैसा रिकवर कर लेना। पर मान लो किसी वजह से इंटरेस्ट ओवर ड्यू होने की वजह से या मार्केट में जो वैल्यू है उसके ऊपर नीचे होने की वजह से आपका जो बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो लोन का पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ जा रहा है। तो ऐसे केस में आप कहाँ से पैसा दोगे? ऐसे केस में तो बैंक फंस जाएगी। तो बैंक कहती है कोई बात नहीं, आप प्राइमरी सिक्योरिटी तुमको दे रहे हो वो तो ठीक है, साथ में सेकेंडरी सिक्योरिटी भी दो जिसको कहते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। तो मेनली कंपनी क्या करती है, कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे अपना डिबेंचर दे देती है, क्योंकि डिबेंचर के पास ना फ्लोटिंग चार्ज होता है। मतलब कंपनी का जितना भी एसेट्स है सबके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोपोर्शनेट चार्ज उसका है, इवन गुड्स के ऊपर भी। तो डिबेंचर को मेनली कई बारी कंपनी इशू कर देती है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब बात को यहाँ समझिए, अगर आप डिफॉल्ट करोगे और प्राइमरी सिक्योरिटी का जो अमाउंट है वो लोन से कम पड़ेगा तो ही कोलैटरल सिक्योरिटी को टच किया जाएगा, अदरवाइज टच नहीं किया जाता। मतलब कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है कि आपका डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसके लिए इसको ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो यहाँ पे आपको समझना है। पहले पढ़ ली क्या बोला है। समटाइम्स व्हेन अ कंपनी टेक्स अ लोन फ्रॉम अ बैंक और फ्रॉम अदर पार्टी, company may have to issue debenture as a subsidiary or secondary security in addition to the principal security। principal security के अलावे है ये। if a default is made either on the payment of interest or payment of principal, the lender will first realize debt from principal security। पहले principal security को आप realize करोगे, but if the full amount debt is not realized from the principal security, it may claim all the rights of the debenture holder। तब डिबेंचर को टच करते हैं, फिर डिबेंचर वाला राइट हम एक्सरसाइज करते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ डीलिंग विद सच सिचुएशन। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है कि आप बाय वे ऑफ नोट बस शो कर दो। देखो क्या होता है फर्स्ट मेथड में। इन दिस मेथड नो एंट्री नीड टू बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। द डिबेंचर आर नॉट एक्चुअली इशूड बट ओनली गिवन अवे एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अंडर दिस मेथड एंट्री इज पास्ड ओनली फॉर टेकिंग अ लोन। ठीक है, सिर्फ लोन का एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एक नोट दोगे बिलो द लोन दैट द लोन इज सिक्योर्ड बाय द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये आपको याद रखना होगा कि बैलेंस शीट में आपको एक नोट देना होगा कि लोन जो है वो सिक्योर्ड है बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। बस इतना ही बात मेंशन करना होता है आपको और इसी का नंबर होता है। सेकंड मेथड क्या है ये देख लो। सेकंड मेथड में एंट्री भी होगा और नोट भी जाएगा, दोनों जाएगा। यहाँ पे क्या कहता है, इन दिस मेथड द एंट्री ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी इज ऑल्सो रिकॉर्डेड विद द एंट्री ऑफ टेकिंग द लोन। मतलब एक बार डिबेंचर को इशू करने का एंट्री पास करेंगे, बट क्योंकि डिबेंचर एक्चुअली में इशू नहीं हुआ है तो उसको रिवर्स भी कर दिया जाता है डिबेंचर सस्पेंस के नाम से। देखिए पहला एंट्री तो सेम है, लोन लेने का एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, जैसे ऊपर था वही एंट्री यहाँ भी होगा। जो दूसरा एंट्री है जब डिबेंचर को इशू करते हैं एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, उसका एंट्री क्या करेंगे, तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिबेंचर इशू तो हुआ है पर सस्पेंस में है, यूज होगा कि नहीं होगा, इसलिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। एक तरफ लायबिलिटी भी क्रिएट कर दिया और दूसरी तरफ उसको रिवर्स करके खत्म भी कर दिया। इससे डिस्क्लोजर हो जाता है और इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में कुछ नहीं आता। साथ ही साथ बैलेंस शीट में आप डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट दिखाओगे, डिडक्शन फ्रॉम द डिबेंचर अकाउंट ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, एंड व्हेन द लोन इज पेड बोथ द एंट्री पास अबव आर रिवर्स्ड।
साथ ही साथ आपको बैलेंस शीट में दिखाना भी पड़ेगा एज अ डिडक्शन। मतलब एक बार डिबेंचर में ऐड कर दोगे वैल्यू और डिबेंचर सस्पेंस करके दिखा के माइनस भी कर दोगे, तो इससे बैलेंस शीट में डिस्क्लोज हो जाता है। तो बस इतना सा काम करना होता है, यही 2 मेथड आपको आना चाहिए। तो आपका डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी वाला टॉपिक भी आज खत्म हो गया। चलो अब हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिडम्पशन से रिलेटेड। वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, उसके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहां से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, मैक्सिमम चांस है कि वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। कुछ नहीं है, बस 6 सिचुएशन है, 6 केस है, और वो 6 एंट्री आपको आना चाहिए। बाकी 6 केस तो नहीं पूछता 1-2 केस ही है, पर उसका आपको आराम से 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, किस्मत अच्छा रहा तो 6 नंबर का भी आ सकता है। वो ऐसा क्वेश्चन है कि 1-2 बार ही प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में एकदम बन ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो वाला टॉपिक करा देता हूँ, व्हेन डिबेंचर आर रिडीम, तो क्या एंट्री पास करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।